हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की हमने क्लास में जो देखा था वंशागतीय विविधता के सिद्धांत शुरू किया था टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो बेसिक्स जो है उनको क्लियर किया था और कुछ शब्दावलियां हमारी जो पारिभाषिक शब्दावलियां रह गई थी उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप थोड़ा सा जो है पेन कॉपी आराम से लेकर बैठ जाइए, जिसमें आपको जो भी मैं पढ़ाऊं उसको आपको जो है उसमें नोट डाउन करना है। क्लियर? तो आपने जो भी कल की क्लास में पढ़ा था उस क्लास को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है डाउट्स कोई हो तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक्स पे या इस शब्दावली पे मेरे को कोई समझ में नहीं आई है, तो हम लोग उसको डाउट को क्लियर कर लेंगे। वरना थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं कि सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला था आनुवांशिक लक्षण। जनक के लक्षण जो संतति में प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन थी वो थी हमारी कौन सी? आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, यानी जनकों के लक्षणों की जो वंशागति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो क्या कहलाती है? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और हेरिडिटी का जो बेसिस है, जो आधार है, वो कौन सा होता है? इनहेरिटेंस। क्लियर? कल मैंने बताया था आपको जो एमसीक्यूज जो बनता है ना वो है हेरिडिटी का जो बेसिस होता है वो कौन होता है? इनहेरिटेंस होता है। क्लियर? जो एनसीईआरटी की जो लाइन है उनको हमें फॉलो करना जरूरी है। जो भी एनसीईआरटी ने दे रखा है उसको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट एग्जाम के लेवल पे। क्लियर? तो एक एक लाइन को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? विविधता। जो जनक की संततियां होती है उन जनक की संततियों में जो भी संतानें होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन का जो अध्ययन करने वाली ब्रांच हमने देखी थी वो कौन सी थी? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? बैटसन ने। गुड। और आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। और आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? बैटसन। एक और मैंने बताया था, याद करो जल्दी। हाँ, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? टीएच मॉर्गन को। उसके बाद हमने पढ़ा था जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी जीन, यानी डीएनए का भाग जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण एवं नियंत्रण करता है। क्या पढ़ा था हमने? जीन पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारा खेल इसी के ऊपर है। तो डीएनए का वह भाग जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण एवं नियंत्रण करता है क्या कहलाता है? जीन। एक और परिभाषा पढ़ी थी, डीएनए का भाग जो प्रोटीन का कूट लेखन करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? जीन। डीएनए और जीन दोनों एक ही है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम है। भिन्नता कहां है? भिन्नता, डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीन, यानी जो जीन डीएनए का ही पार्ट है, यानी जो प्रोटीन बनाएगा वही क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। ठीक है ना? और डीएनए के जो ऊपर जो स्थित होते हैं, जिस स्थान पर स्थित होते हैं उसे कहते हैं लोकस। क्लियर? उसके बाद हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो कौन सी थी? युग्म विकल्पी, यानी हमने क्या देखा था? एलील। एक जीन के दो विपर्यासी रूप क्या कहलाएंगे? एलील। देखो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, इसलिए मैं आपको फटाफट से एक जो है रिवीजन के तौर पर ये बता रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड सेटअप पीछे की और हमारा जा सके कि हम लोग जो है वापस इसको दिमाग में ला सके कि हमने पिछली क्लास में कौन सी क्लास में जो है क्या क्या पढ़ा था उसकी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो एक दो और डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो कौन सी थी? एक तो कौन सा था? समिग्मजी, और दूसरा कौन सा था? विषमयुग्मजी। ठीक है? यानी एक तो क्या था आपका? होमोजाइगस, और दूसरा कौन सा था आपका? हेटेरोजाइगस। क्लियर? यहां तक हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब इससे आगे चलते हैं। तो आगे की डेफिनेशन बात करें तो हम लोग शुरू करते हैं आज की जो डेफिनेशन शुरू से जो है इस क्लास की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वहां से करते हैं। बात करें हम लोग तो आज की हमारी डेफिनेशन है प्रभावी युग्म विकल्पी। क्या है? प्रभावी युग्म विकल्पी है, यानी बात करें हम लोग प्रभावी युग्म विकल्पी, और दूसरा इसके साथ हम लोग बात करें अप्रभावी युग्म विकल्पी की। क्लियर? तो यहां पे प्रभावी यानी जो यहां पे इसको एक और है प्रभावी लक्षण भी हम लोग साथ में लिख सकते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट्स, और इसको हम लोग एक और नाम लिख सकते हैं, कौन सा? अप्रभावी लक्षण, रेसेसिव कैरेक्टर।
देखो, इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो पिछली डेफिनेशन थी समयुग्मजी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी यानी हेटेरोजाइगस, उन दोनों की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो वापस मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उनका जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्मॉल ए, बताइए कौन सी कंडीशन में है ये? शाबाश, समयुग्मजी। कैपिटल बी, सॉरी ये कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल बी कौन सी कंडीशन में है? समयुग्मजी। कैपिटल ए स्मॉल ए कौन सी कंडीशन में है? विषमयुग्मजी। कैपिटल बी स्मॉल बी ये कौन सी कंडीशन में है? विषमयुग्मजी। कैपिटल टी कौन सी कंडीशन? समयुग्मजी। स्मॉल टी कौन सी कंडीशन? समयुग्मजी। हम लोग बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सी कंडीशन है? विषमयुग्मजी। क्लियर? तो ये देखो, ये पहचाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ना मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें हम लोगों को गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, युग्मकों को बनाना पड़ेगा, और जब युग्मकों को बनाना पड़ेगा, उस युग्मकों को बनाने के दौरान हम लोगों को विषमयुग्मजी की पहचान करना जरूरी है। क्योंकि युग्मक निर्माण के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या है? विषमयुग्मजों की संख्या। तो वहां आगे काम आएगा, इसलिए यहां पर कंसेप्ट मैंने क्या कहा आपको, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने ये कंडीशन देख ली। अब आप इजी वे में पहचान सकेंगे समयुग्मजीय अवस्था कौन सी है और विषमयुग्मजीय अवस्था कौन सी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक कोई जीन है जो ए के लिए होती है विषमयुग्मजी और बी के लिए कौन सी अवस्था में है? समयुग्मजी। तो ए के लिए विषमयुग्मजी अवस्था, समयुग्मजी अवस्था, सॉरी विषम, ये हो गया। बी के लिए समयुग्मजी अवस्था, ये हो गया। तो इस पूरे के अंदर जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी विषमयुग्मजी अवस्था में कितने हैं? एक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है? तो यहां पर अपनी फोक लाइन जो मेथड है, द्विशाखनपट विधि, वहां पे गैमेट्स निर्माण कैसे करते हैं उसमें आपकी काम आएगी विधि। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे। यहां पर अपन बात करें वापस प्रभावी युग्म विकल्पी की, तो यहां पर आपको ये देखना है जो भी जनक के लक्षण हैं, जनक किसे कहते हैं? जो भी संतति जो हम लोग बात करें, जैसे लंबा और बोना, ये जो पेरेंट्स हैं, यहां पर हम बात करें ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इनके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, ये बनेंगे स्मॉल टी। दोनों का जब क्रॉस करवाया जाएगा तो ये जो संतति पीढ़ी होगी, फीलियल फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट होगी, तो ये F1 पीढ़ी कहते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं हम लोग इसे? F1 पीढ़ी कहते हैं। यानी जनक की जो संतति होती है उसकी, वो कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F1 पीढ़ी। और इसी F1 पीढ़ी का आगे वापस क्रॉस करवाया जाएगा, और जो पीढ़ी होगी तो इस जनक के लिए वो दूसरी पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? F2 पीढ़ी हो जाएगी। क्लियर? ये डेफिनेशन के अंदर थ्रू आगे पढ़ेंगे। तो जो भी है हमने कह दिया, यहां पे ये जनक है, ये क्या है? जनक, और ये क्या है? युग्मक यानी गैमेट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये गैमेट्स हैं। तो यहां पर हमने देखा जो भी लक्षण इस F1 पीढ़ी के अंदर आएगा, जैसे मैंने कह दिया यहां पर लंबेपन का लक्षण आ रहा है। किसका लक्षण आ रहा है? लंबेपन का। ठीक है? तो यहां पर आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज आ रही है। ठीक है? तो ये चीज जब आ रही है तो मैंने कह दिया ये, इससे हमने क्या कह दिया? लंबा कहा, टॉल का। जब मैंने इसको लंबा कहा तो आप लोग ये बताइए इन दोनों के अंदर कौन सा लक्षण अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है? F1 जनरेशन में कौन सा लक्षण एक्सप्रेस कर रहा है? इसको देखकर बताइएगा इन दोनों में से यहां पर कौन सा लक्षण आया है? गुड। कौन सा? लंबा, टॉल। तो इसका मतलब यहां पे टॉल वाला जो लक्षण है, ट्रेट्स है, वो कौन सा लक्षण हो जाएगा? ये प्रभावी लक्षण हो जाएगा। क्लियर? तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में आता है वो तो कौन सा हो जाता है? प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो कौन सा हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्लियर? एक और हम लोग बात करें कि प्रभावी युग्म विकल्पी की बात करें किस प्रकार से होगा, या प्रभावी लक्षण की ही बात करें, तो ऐसे लक्षण जो अपने आप को समयुग्मजी में भी प्रकट करें। कौन सी अवस्था में प्रकट करें? समयुग्मजी। ध्यान रखना, देखो तभी तो मैंने कहा था आपको कि जो भी शब्दावली हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लक्षण है, जैसे मैंने कह दिया कैपिटल टी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लंबा। ठीक है? आपने कहा इसे स्मॉल टी, इसे हमने क्या कह दिया? बोना। एक और मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा? लंबा। यहां पे 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा।
अभी मैंने एक और यहां पर वापस लिख लेता हूं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसका गैमेट्स, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने क्या कहा था, F1PD, और इसे हमने कहा था लंबा। ठीक है, और हमने बात की थी जो F1PD के अंदर जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कौन सा लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण। तो यहां पर हम लोग बात करें ऐसे लक्षण जो अपने आप को समयुग्मजीय अवस्था और विषमयुग्मजीय अवस्था दोनों के अंदर, ये देखो यहां पे अपन बात करें, एक तो ये कौन सी अवस्था है, समयुग्मजीय अवस्था, ये कौन सी अवस्था है, विषमयुग्मजीय अवस्था, दोनों के अंदर कौन सा लक्षण आ रहा है, लंबेपन का लक्षण आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों अवस्थाओं में प्रकट कर सकता है। वो कौन सा लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी युग्म विकल्पी कहलाता है। दैट्स क्लियर। तो अपन बात करेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि ऐसे लक्षण जो अपने आप को समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों में अभिव्यक्त कर सकते हैं वो कौन से लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। या हम लोग कह सकते हैं जो F1PD में एक्सप्रेस होते हैं वो लक्षण भी कौन से कहलाएंगे, प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वापस अप्रभावी की देखें, तो अप्रभावी की डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ऐसे लक्षण जो अपने आप को केवल और केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट करें, यानी ऐसे लक्षण जो अपने आप को विषमयुग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो लक्षण कौन से कहलाएंगे, आपका अप्रभावी। तो यहां पर स्मॉल टी जो बौनेपन का जो लक्षण है, इस बौनेपन को लक्षण क्या कहेंगे, अप्रभावी। कौन सा हो जाएगा, अप्रभावी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो लक्षण अपने आप को सम और विषम दोनों अवस्थाओं में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके, वो तो कौन सा हो जाएगा आपका गुड, प्रभावी लक्षण। और यदि अपने आप को केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट करता है वो कौन सा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्लियर। तो हमारी दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी, प्रभावी युग्म विकल्प या प्रभावी लक्षण और अप्रभावी युग्म विकल्प या अप्रभावी लक्षण। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखें अगली डेफिनेशन की बात करें, पहले मैं लेता हूं आपका लक्षण प्ररूप, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जीन प्ररूप। जीन प्ररूप, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जीनोटाइप। तो एक तो कौन सा हो गया, फिनोटाइप, एक कौन सा हो गया, जीनोटाइप। तो देखिए हमारे जो परिभाषा है उसको अपन देखें। लक्षण प्ररूप की हम लोग बात करें, किसे कहते हैं, कोई भी जो लक्षण, कोई भी जीव है, उस जीव की जो बाह्य प्रतीति यानी मॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करें, बाह्य दिखने में कैसा है, सिंपल सी बात है, बाहर से व्यक्ति कैसा दिख रहा है, किस प्रकार से, उसकी हाइट क्या है। क्या आपने उसको जीन को देखा, नहीं, सिर्फ बाहर से आपने क्या कहा कि वो उसकी ऊंचाई है, वो लंबा है या बौना है, किस प्रकार से आपने सिर्फ बाहरी अभिव्यक्ति के तौर पर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसी के तौर पर आपने जो बताया है वो कौन सा हो जाएगा आपका, फिनोटाइप। क्लियर। तो जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम लोग बताते हैं वो कौन सा हो जाता है, लक्षण प्ररूप हो जाता है, यानी फिनोटाइप। तो ये कौन सा हो जाएगा, किसी भी जीव की जो बाह्य प्रतीति है, बाह्य लक्षणों की जो अभिव्यक्ति हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा हो जाता है आपका, लक्षण प्ररूप। अब यदि आपने उसकी जीन के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया है, ये तो आपके हो गया बाह्य लक्षण की प्रतीति। ठीक है, अब यदि आपने क्या किया है, उसका आनुवांशिक संगठन या जीनी स्तर पर, जीन स्तर पर आपने यदि उसका अध्ययन किया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीन प्ररूप हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। देखिए मैंने सीधी सी बात कर दी, मैंने लिखा लंबा या बौना, दोनों लिखे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी बाहर से हमने देखने पर बता दिया ये लंबा है, ये बौना है, दोनों के दोनों इसमें क्या हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। और यदि मैंने कह दिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये इसकी जो है वो जीनी स्ट्रक्चर है, जीन के लेवल पर हमने इसका अध्ययन किया है। यहां मैं कह दूं ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, लंबा है, पर हमने इसका जो अध्ययन किया है वो किस लेवल पर किया है, जीन स्ट्रक्चर। यानी
हमने बात करते हैं कि जो बाह्य लक्षण की प्रतीति है, प्रतिरूप है, वो तो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप, दिखने में किस प्रकार से। जबकि उसकी आंतरिक संरचना को लेकर हम लोग उसके जीन लेवल तक जाए, जीन स्ट्रक्चर का पता लगाए, आनुवांशिक संगठन का पता लगाए, तो ये कौन सा कहलाएगा? हमारा जीनोटाइप। ये दोनों जो शब्द है वो जोहानसन द्वारा दिए गए थे। तो हम लोग बात करें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की, तो ध्यान रखना है फिनोटाइप बाह्य लक्षण की प्रतीति, जीनोटाइप आनुवांशिक लक्षण या जीन संगठन स्तर की प्रतिलिपि कहते हैं। अब हम लोग बात करें इनका अनुपात की। यदि आपने बाह्य लक्षणों की प्रतिरूपी तैयार करके अनुपात निकाला है तो हो जाएगा आपका लक्षण प्ररूप अनुपात, और यदि जीन स्ट्रक्चर को देखकर अपन अनुपात निकालते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? जीन प्ररूप अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो फंडे हैं आपके आगे काम आएंगे। जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे तो वहां आपका फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, यानी सारे के सारे जो रेशियो किस प्रकार से हैं, F1PD की जनरेशन क्या है, ये सारा का सारा वहां आपके काम आएगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए शब्दावली पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी तो आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे उसके बाद हम लोग लेते हैं अगली टर्मिनोलॉजी हमारी है, वो है संकरण। कौन सी है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। यदि मैंने कह दिया दो भिन्न जनकों के मध्य हम लोग जब क्रॉस करवाते हैं, किसके मध्य क्रॉस? जनकों के मध्य क्रॉस। दो भिन्न जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? संकरण कहलाते हैं। और इस संकरण से जो उत्पन्न संतति है वो क्या कहलाएगी? आपके संकर संतति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संकर संतति। ठीक है, यानी हमने कह दिया, यहां पर बात करते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे मैंने ले लिया लंबा, यहां पे मैंने लिया बौना, ये पेरेंट्स लिए मैंने जनक, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहां से देखो कैपिटल टी गैमेट्स, यहां से स्मॉल टी गैमेट्स, दोनों का हम लोग क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन है? F1PD। तो यहां पर देखो ये पेरेंट्स को हमने P से दर्शाया। किससे दर्शाया? जनक P, गैमेट युग्मक कहा हमने। तो यहां पे आपने देखा कि ये हो गए पेरेंट्स, ये इनके गैमेट्स बने हैं, और इनके बीच में जो क्रॉस करवाया गया है वो कौन सा कहलाता है? संकरण। और यहां पे जो पीढ़ी प्राप्त हुई है वो कौन सी पीढ़ी होती है? F1PD। देखो यहां पे साथ साथ डेफिनेशन हो रही है, संकरण, संकर संतति। तो ये जो संतति है ना, ये कौन सी कहलाएगी? संकर संतति कहलाएगी। कौन सी संतति कहलाएगी? संकर संतति। अब इस संकर संतति यानी F1PD है, इस F1PD का जब स्वपरागण करवाया जाता है, और जब इसका स्वपरागण कराया जाता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाते हैं, तो वापस इसके भी गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो सारा ये अपन क्रॉस करने का तरीका आगे अलग से अच्छे से समझेंगे, अभी मैं केवल आपको डेफिनेशन करवा रहा हूं तब ये समझा रहा हूं। तो यहाँ पे कैपिटल टी का क्रॉस किससे करवाएंगे? कैपिटल टी थे, तो यहाँ पे कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का क्रॉस किससे करवाएंगे? स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का क्रॉस किससे करवाएंगे? स्मॉल टी से। तो यहां पर ये जो जनरेशन बनी है, ये वाली जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन होगी आपकी? F2PD, फेलियर सेकेंड। तो आपको यहां पर देखो 3-4 परिभाषा एक साथ बता रहा हूं। संकरण, जनकों के मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है क्या कहलाता है? संकरण। उनसे उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? संकर संतति कहलाती है। क्लियर? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो पीढ़ी होती है संकर संतति वाली, वो कौन सी पीढ़ी है आपकी? F1PD। F1PD का जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा और जो संतति आगे प्राप्त होगी, इस जनक के लिए कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F2PD। इस जनक के लिए कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F2PD हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपके डेफिनेशन काफी हद तक। एक और डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के जो संकरण के प्रयोग है उसमें वापस पढ़ेंगे, हालांकि फिर भी आपको बता देता हूं। एकल संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें द्विसंकर संकरण
इसे हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग एक जीन की वंशागति का अध्ययन करेंगे, जो एक जीन है वो अगली पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है उसका जब अध्ययन करेंगे तो वो क्रॉस कैसा कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी संकरण का ऐसा प्रयोग जिसमें एक जीन जोड़ी भी पर्यायी लक्षणों के मध्य अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? एकल संकरण। जैसे मैंने कह दिया ऊंचाई की जीन थी, तने की ऊंचाई, पादप की जो लंबाई बात करें तो उसकी बात हम लोग करें तो लंबा और बौना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये देखो शब्दों से आपको धीरे धीरे अपने आप जान पहचान बन जाएगी। बार बार मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं, स्मॉल टी लिख रहा हूं। अभी मैंने पहले बता दिया था कि इसके सिंबल्स कैसे यूज लेने, किस प्रकार से लेने, ठीक है। तो यहां पर इसका यदि हम लोग ऊंचाई की, ये लंबाई की बात करें हम लोग, तो ये ऊंचाई या लंबाई की बात करें तो लंबाई के जीन है और इसके दो विपर्यासी रूप, एक लंबा और बौना, इन दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाएंगे, यानी एक जीन जोड़ी के भी पर्यायी लक्षण कौन से? लंबा और बौना, इनका जब क्रॉस कराएंगे तो कौन सा क्रॉस कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यही मैं साथ में दूसरी जीन भी लूं, जैसे मैंने इसके साथ में ले ली बीज की आकृति। क्या ले ली मैंने? बीज की आकृति। तो बीज की आकृति के दो रूप हैं, आगे अपन पढ़ेंगे और वापिस बताऊंगा आपको। एक तो है गोल और एक कौन सा है? झुर्रीदार। गोल को अपन आर राउंड से दर्शाते हैं और इसको इसी के स्मॉल लेटर से यानी स्मॉल आर से। तो हम लोग बात करें, जब मैंने एक को लिया, केवल लंबाई की बात की, लंबे और बौने को लिया, तो कौन सा हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मैंने इसको भी गोल और झुर्रीदार से क्रॉस करवाया तो ये भी कौन सा हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मैंने दो जीन साथ में ले ली, कौन सी? लंबाई की जीन और बीज की आकृति की जीन, दोनों की जीन मैंने साथ में ले ली, यानी लंबे व गोल बीज वाले पादपों का क्रॉस झुर्रीदार व बौने पादपों के साथ कराया जाता है। अब देखो, ये ऊंचाई वाला है, ये भी ऊंचाई वाला है, ठीक है, ये आकृति वाला है और ये भी आकृति वाला। तो दो जीन जोड़ी का जो अध्ययन करेंगे वो कौन सा कहलाएगा? आपका द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो डिटेल से बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन हम लोगों की जो शब्दावली के तौर पर पूरी की पूरी शब्दावलियां हैं वो हमारी यहां पर पूरी होती है, इसलिए मैंने आपको यहां पर साथ में एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को समझा दिया। कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां और आगे आएगी जिसमें हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस या रेसिप्रोकल जो क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण, ये सारा का सारा हम लोग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो अभी जो हमारा है शब्दावली का जो भी चैप्टर था, टर्मिनोलॉजी थी, वो यह इस लेक्चर के अंदर पूरी होती है। तो यहां पर हमने पहले और दूसरे लेक्चर में के अंदर आनुवांशिकी की जो भी शब्दावलियां हैं उनको अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय किस प्रकार से है और उनकी जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम लोगों का टॉपिक एक्चुअल में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक्सपेरिमेंट्स है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो शुरू होंगे। तो उन सबको समझने के लिए आपको ये शब्दावलियां आनी चाहिए। ये शब्दावलियां आपको जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो सीधी माइंड के अंदर क्लिक करेगी और आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन का आंसर निकालना आ जाएगा। क्लियर? तो हालांकि हाँ, हम लोग जो है इस आनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं नीट एग्जाम के लेवल पे, बोर्ड एग्जाम के लेवल पे, उन सबको हम लोग साथ में एक साथ करेंगे और वो सेशन भी हम लोग आपके लिए अलग से चलाएंगे कि ये जो है जो रिवीजन कोर्स जो चलता है उसके अंदर बोर्ड एग्जाम लेवल पे बताएंगे। बाकी मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है किस प्रकार। देखो 2018 के अंदर लास्ट एनसीईआरटी के बेस्ड था, उसके बाद 19, 20 और 21 3 साल जो है आपका आरबीएसई सिलेबस तो अलग सिलेबस था, इस बार वापस एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात आपके लोगों की ये है कि एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर जो आपका है जो भी कंप्यूटेशन लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, जो नीट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वो इसी बेस पर बनते हैं। इसलिए आपका बेसिक्स यहाँ पे जब बेसिस मजबूत हो जाएगा तो आपकी यदि नींव मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े। तो आज हमने कौन कौन से पढ़े शुरू से बताएं। आज हमने क्या पढ़ा? प्रभावी युग्म विकल्पी, अप्रभावी युग्म विकल्पी। प्रभावी किसे कहते हैं? जो अपने आप को सम और विषम दोनों अवस्थाओं प्रकट कर रहे हैं, और अप्रभावी युग्म विकल्पी जो अपने आप को केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट कर सकता है या F1PD में एक्सप्रेस नहीं करता है, कौन सा कहलाता है? अप्रभावी युग्म विकल्पी। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या होते हैं फिनोटाइप?
हाँ, जीवों की जो बाह्य प्रतीति है, बाह्य लक्षण की प्रतिरूपी है, वो कौन सी कहलाती है? फेनोटाइप। नेक्स्ट वन कौन सा? जीनोटाइप। जो जीन स्ट्रक्चर को बताती है वो कौन सा है? जीनोटाइप। क्लियर? नेक्स्ट में हमने कौन सा पढ़ा था? संकरण। ठीक है, जनकों के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है वो कौन सा था? संकरण। उससे उत्पन्न संतति कौन सी? संकर संतति। और जो पीढ़ी होती है वो उनकी कौन सी? पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी। और उस जनक के लिए आगे वापस F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाएंगे तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? F2 पीढ़ी। और अभी हमने क्या देखा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें अपन इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे।